जय हिंद दोस्तों। तो पॉलिटी का फर्स्ट वीडियो आप लोगों ने आशा करते हैं देखे होंगे, तो उसको आप लोग समझे होंगे और उसका जो भी मतलब हम बताए हैं वो हम हैंड रिटन नोट अपना खुद का लिखा हुआ नोट्स हम व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिए। ठीक है, आप लोग उसको जरूर व्हाट्सएप ग्रुप जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है उससे जुड़ जाइएगा। तो कल हम देखे थे कि कैबिनेट मिशन के आगमन तक की हम चर्चा किए थे। ठीक है, तो अब समझेंगे कि भारत का संविधान सभा कैसे बना, कितने सदस्य उसमें गठित हुए, फिर पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, कितने सदस्य चले गए, तो समझेंगे। भारत का संविधान सभा का निर्माण क्या है? भारत का संविधान सभा का निर्माण हम कह रहे हैं। ठीक है, अभी संविधान सभा का निर्माण देखिए, संविधान सभा का निर्माण जब हुआ ना, तो इसमें कुल 300, ठीक है, 389 व्यक्तियों को चुना गया। ठीक है, 389 व्यक्तियों को चुना गया। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब ब्रिटिश भारत में राज करते थे तो उन्होंने जिस स्टेट पर मतलब कि बहुत सारे राजे रजवाड़े के मतलब जैसे कि अवध का नाम सुने होंगे, झांसी का नाम सुना होंगे, और एकदम प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण कर लिए, तो उसको ब्रिटिश प्रांत बोला जाता था। ठीक है, तो इसमें 389 में जब सीटों का बंटवारा हुआ था, ऐसा नहीं है कि ब्रिटिश सारे राज्यों रजवाड़ों को खत्म करके खुद शासन कर रहे थे, बल्कि जो उनसे संधि नहीं किए थे या हड़प के मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प नीति द्वारा किसी तरीका से वो प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं लिए थे, तो अभी भी वहां पे ब्रिटिश का ही शासन था अप्रत्यक्ष रूप से, लेकिन वास्तविक में वहां भी राजा होता था और उसको देसी रियासत बोला जाता था। देसी रियासत कौन होते थे, गौर कीजिएगा, कॉन्सेंट्रेशन से समझिएगा। देसी रियासत वो होता था जिस पर अभी भी राजा के पोता पोतिया या उसके ही वंशज राज करते हो, लेकिन नाम मात्र के, लेकिन राजा रहता था। डायरेक्टली ब्रिटिश उस पर अपना प्रत्यक्ष दम नियंत्रण नहीं कर लेता। हाँ, बाकी सारा फैसला यही लेता था, लेकिन अभी भी राजा का शासन, तो उसको देसी रियासत बोलते थे। और जिस पर प्रत्यक्ष नियंत्रण कर लिया तो वो ब्रिटिश प्रांत बन गया। और उस ब्रिटिश प्रांत में भी, ठीक है, उस ब्रिटिश प्रांत में भी कमिश्नरी होते थे, यानी प्रशासनिक कह सकते हैं कि शहर होता था। जैसे कि आप नाम सुनेंगे दिल्ली, अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग। ठीक है, तो देखिए 389 में ब्रिटिश प्रांत कितने थे? 292। ये क्या थे? ब्रिटिश प्रांत थे। ठीक है, 4 क्या थे? कमिश्नरी थे। और देखिए 93 क्या थे? देसी रियासत थे। देसी रियासत थे, समझिएगा बात को। ठीक है, 292 क्या थे? ब्रिटिश प्रांत थे, 4 कमिश्नरी थे, और 93 क्या थे? देसी रियासत थे। तो देखिए 93 देसी रियासत को आप याद कर पाइएगा, बहुत ज़्यादा हो जाता है। बहुत बड़ा बड़ा देसी रियासत में हो गया कैसे, जैसे हैदराबाद हो गया, संधि कर लिया था। सबसे फर्स्ट संधि करने वाला भी ब्रिटिश से कौन था? हैदराबाद था। हो गया मैसूर, हो गया मैसूर में तो हालांकि टीपू सुल्तान मारा गया था, फिर वहाँ पे अडियार वंश के जो किस राजनीति थे तो उनको बैठा के उनसे संधि कर गया था। तो ये सब मुख मुख हो गए। ठीक है, ब्रिटिश प्रांत में आप नाम सुने होगा कि अवध को कब्जा कर लिया गया था, झांसी को कब्जा कर लिया गया था, ये सब हो गया। कमिश्नरी को 4 भाग, 4 कमिश्नरी कौन कौन थे? तो ए बी सी डी, अब इसको क्या लिखे आप लोग नोट्स में पढ़ लीजिएगा। ए फॉर क्या था? अजमेर, बी फॉर बलूचिस्तान, सी फॉर कुर्ग जो कि कर्नाटक में पड़ता था, और डी फॉर दिल्ली। ठीक है, तो ये 4 थे। अब देखिए आगे हम लोग समझते हैं। ठीक है, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 389। 389 सदस्यों का मतलब कि एक तरह से कह सकते हैं कि उतना का मतलब कि हुआ था, चुनाव नहीं कर सकते उस समय, मतलब कि इतना लोग होंगे ऐसे ऐसे। फिर उसका क्या हुआ अब समझिए। 4 कमिश्नरी आप लोग पढ़ेंगे। अब देखिए इसमें एक चीज आप समझिए कि निर्वाचन हुआ। फिर क्या हुआ? निर्वाचन हुआ, यानी चुनाव। तो आप लोग एक चीज समझिए, ब्रिटिश प्रांत थे, ठीक है, वो तो ब्रिटेन के नियंत्रण में था। जब ब्रिटिश छोड़ के चले गए तो वहां का, जैसे देखिए संविधान सभा में कौन कौन बैठेगा, तो 292 सीट किसको अलाउ हुआ? ठीक है, ब्रिटिश प्रांत को, कि ब्रिटिश प्रांत जो था यानी जहां पे ब्रिटिश का प्रत्यक्ष नियंत्रण था, वहां से 292 व्यक्ति चुना के आएंगे। 4 को कमिश्नरी से, यानी प्रत्येक कमिश्नरी से 1 चुना के आएंगे, और 93 को देसी रियासत से। तो देसी रियासत में चुनाव नहीं होगा, बल्कि वहां का जो अभी मतलब राजा था वो किसी को भी मनोनीत कर देता था। जैसा मान के चलिए कि हम मैसूर के राजा हैं, ठीक है, जो भी हैं हम मैसूर के राजा हैं, और हम रामू सोनू मोनू किसी को भी बोल दिए कि तुम मेरे तरफ से जाके संविधान सभा में बैठो और संविधान का निर्माण करो, तो उसका हो गया।
बिना चुनाव का ही उसका डायरेक्ट मनोनीत कर दिए। तो ये 93 जो था हमारा देसी रियासत, इसको मैं से तो चुनाव से कुछ लेना देना है नहीं। तो चुनाव कितना पर होगा, मात्र 296 पर। कितना पर, 296, 296 पर, ठीक है। इसमें आपको पता है कि 4 क्या था और 292 क्या था, ये ब्रिटिश प्रांत था और ये कमिश्नरी था। अब देखिए यही जो निर्वाचन हुआ, इसी में मुस्लिम लीग को बहुत बड़ा धक्का लगा और मुस्लिम लीग विभाजन पर अड़ गया। अब समझिए बात को, ये जो 296 जो निर्वाचन हुआ, तो इसमें आपको सबसे ज्यादा मतलब कि समझना चाहिए था कि डायरेक्ट प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं हुआ था। जैसे हम लोग मान के चलिए प्रधानमंत्री को तो प्रत्यक्ष निर्वाचन करते हैं, हालांकि उसमें होता है कि आप जो लोकसभा में जिसका बहुमत आता है तो वो अपने नेता को चुनता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें पता होता है और वहाँ पे फिर दोबारा चुनाव नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग प्रत्यक्ष चुनाव किया, मुख्यमंत्री का भी प्रत्यक्ष चुनाव करते हैं, ठीक है, लेकिन उसका भी मतलब कि रूल होता है कि सदन का नेता चुनाता है। लेकिन इसमें प्रत्यक्ष चुनाव नहीं हुआ था। ये चीज़ हमको लगता है कि बहुत लोगों को पता नहीं था। डायरेक्ट मान के चलिए कि 292 से एक को उठाते हैं, इसमें से किसी एक को उठाते हैं, हम मान के चलिए कि इनको उठा लें, ठीक है, हम कुछ समय के लिए भीमराव अम्बेडकर को उठाते हैं, ठीक है। तो ऐसा मत समझिए कि भीमराव अम्बेडकर खड़े हुए थे, ठीक है, तो इनको डायरेक्ट वोट दिया भीमराव अम्बेडकर के नाम पर, ऐसा नहीं था। बल्कि क्या था, अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था। कैसा चुनाव हुआ था, अप्रत्यक्ष हुआ था। अब कहिएगा यह अप्रत्यक्ष क्या होता, अप्रत्यक्ष कहने का मतलब जैसे राष्ट्रपति का चुनाव, हम लोग विधायक को चुनते हैं, यानी विधानसभा के जो सदस्य हैं उनको चुनते हैं, तथा लोकसभा के सदस्य को चुनते हैं, उसको एमपी बोलते हैं, ठीक है। जो भी निर्वाचित सदस्य विधानसभा या फिर लोकसभा के होते हैं, ठीक है, वो राष्ट्रपति को चुनाव करते हैं। तो इसी तरीका से हम लोगों ने अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से 1585 व्यक्तियों को चुने, ठीक है। अब वो 1585 व्यक्ति क्या किए, ये 292 प्लस 4, 296 व्यक्तियों को चुने, ठीक है। ये बात को आप समझिएगा और माइंड में रखिएगा, बाकी आपको नोट्स में मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए निर्वाचन हो गया, कितना सीटों के लिए हुआ, 296 सीट के लिए हुआ, ठीक है, 296 सीट के लिए हुआ। इसमें देखिए कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, और कांग्रेस के बारे में तो आपको पता हुआ कि कितना पुराना, 1985 सॉरी 1885 में ह्यूम जो कि ब्रिटिश आईएएस का मतलब एक अधिकारी थे, उनके द्वारा किया गया था। तो कांग्रेस ने 296 में 208 सीट कांग्रेस ले आया। अब समझिए मुस्लिम लीग भी था, हालांकि दूसरी सबसे बड़ी पार्टी मुस्लिम लीग थी, लेकिन उसकी सीट मात्र 73 आई थी, ठीक है। मुस्लिम लीग का कितना आया था, मात्र 73, ठीक है। अब समझिए बात को कि 208 कहाँ 73, ठीक है। ऐसा नहीं, उस समय जो भी पाकिस्तान थे, बांग्लादेश थे, सब संयुक्त था, उस समय चुनाव हुआ था, ठीक है ना। यानी मुस्लिम की भी जनसंख्या अच्छी खासी थी, लेकिन सीट में कितना अंतर था। देखिए जैसे अभी भारत में मुस्लिम ऑलमोस्ट 17 या 18% है। अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश को भी जोड़ लिया जाए तो पाकिस्तान में अभी 20 करोड़ मुस्लिम लगभग है, बांग्लादेश में बहुत सघन जनसंख्या है। तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से 35% से प्लस ही होगा। देखिए एग्जैक्ट डाटा तो नहीं पता है, ये चीज़ आप नेट पे या मतलब गूगल पर देख सकते हैं। तो समझिए मतलब कि बहुत कम फिर भी सीट है, जितना परसेंट में मुस्लिम थे उतना तो सीट था नहीं, ठीक है। और भी अब देखिए हम मोटा मोटी हम नोट्स पे लिखा मिल जाएगा, 7 दल को एक सीट मिला, एक सीट मिला, मतलब समझ रहे हैं ना। तो कितना हो गया 208, ठीक है, 73, और 7 गो दल को 7 गो सीट मिला। और देखिए निर्विरोध भी चुने गए हैं, निर्विरोध 8 सदस्य चुने गए। तो देखिए जोड़िए 8 7 15 3 18 8, कितना हो गया 26 के 6 भागे 2 7 2 9 2, 296 को मैं समझ गया ना कि 208 को कांग्रेस के मिला, 73 को मुस्लिम लीग को मिला, और 7 छोटे छोटे दल के जैसे कृषक प्रजा पार्टी सुने होंगे, शेड्यूल कास्ट सुने होंगे, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन पार्टी सुने होंगे, वो साम्यवादी नेता भी थे जिनका क्या नाम था, लारी जी, ठीक है। तो बहुत सारा ऐसा मतलब चुना है। तो 7 को एक सीट लाया और 8 को निर्विरोध चुना, कुल 296 को चुनाव। अब मुस्लिम लीग को लगा कि भारत में हमारा तो कभी भी मतलब कि सत्ता पर राज नहीं हो सकता, कहाँ हम 73 को सीट लाने वाले, कहाँ कांग्रेस 208 को, और जो ये सब भी 7 को दल है निर्विरोध है, इसमें से कुल मतलब कि सिख भी थे वगैरह वगैरह, लेकिन अधिकतर क्या थे
एगो सिख पार्टी भी थी, वो भी एक सीट लाई थी, अधिकतर हिंदू ही थे। तो कहीं ना कहीं उसको ये चीज भविष्य में लगा कि कोई मुस्लिम सत्ता पर तो काबिज नहीं होगा, जैसा सिचुएशन है, ठीक है। तो इसलिए मोहम्मद अली जिन्ना क्या किया, पाकिस्तान की मांग को इतना तेज कर दिए, इसी चुनाव के बाद से उनका तो मांग इतना तीव्र हो गया कि अंततः भारत का विभाजन करना पड़ा। हालांकि वो कितना सही कितना गलत ये तो आगे आप लोग को पता है। तो समझिए क्यों हुआ भारत का विभाजन, आप लोग समझ गए। जैसे देखिए आप अपना ही गांव में मान लीजिए कि अभी भी कास्ट सिस्टम तो कभी खत्म शायद नहीं होगा। जैसे अधिकतर गांव में मान के चलिए कि 2 कास्ट है, ठीक है। एक हम मान लेते हैं मोटा मोटी, एक ब्राह्मण का मान लेते हैं कि 100 जनसंख्या, एक राजपूत का है 200 जनसंख्या है, ठीक है। अब जब चुनाव होता है वही गांव में मान के चलिए एक वार्ड में आता है, चुनाव होता है तो हमेशा मान के चलिए कि राजपूत को मतलब कि दोनों फॉरवर्ड में है तो दोनों में से खड़ी होने के लिए तो कोई आरक्षण सिस्टम होगा नहीं। तो हमेशा देखिएगा कि फॉरवर्ड में मान के चलिए कि है सीट तो राजपूत खड़ी होगा। तो 200 ऑब्वियसली सी बात है, उसकी जनसंख्या ज़्यादा है, साथ में उसका अच्छा वर्चस्व है, तो वो क्या करेगा, हमेशा मान के चलिए कि हमेशा वार्ड सदस्य में जीत जाएगा। तो ये जो भी ब्राह्मण लोग हैं उनको लगेगा कि यार हमें भी तो मौका मिलना चाहिए, ठीक है, हमारा परसेंटेज कम है लेकिन हम तो इस तरीका से कभी सत्ता पर काबिज नहीं हुए। तो क्या करेंगे वहाँ पे, कहेंगे कि हमको अलग वार्ड बना दीजिए, ऐसा मांग करेंगे। तो इसलिए मोहम्मद अली जिन्ना का भी सोच मतलब कि ऐसा नहीं था, वो भी सत्ता पे अपना काबिज होने चाहते थे और मुस्लिम को भी, ठीक है ना, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ऊंचे ऊंचे पदों पे देखना वो भी चाहते थे। लेकिन उनको लगा कि इस तरीका से बनना मुश्किल नहीं है, इसीलिए उन्होंने देश विभाजन पर जोर दिया। हालांकि कुछ उनकी आर्थिक मतलब आर्थिक नहीं स्वार्थ भी था जिसे उनको ऊंचा पर चाहिए, ये बहुत सारा चीज, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा चुनाव, पाकिस्तान विभाजन वाला बात आप लोग समझिए कि क्यों हुआ। अब देखिए जैसे हम आपको बता देते कांग्रेस एगो पार्टी लाया, मुस्लिम लाया, सिख पार्टी लाया, साम्यवादी मतलब साम्यवादी पार्टी थी, एक शेड्यूल कार्ड फेडरेशन जो बताया आपको, उसी से भीमराव अंबेडकर लड़े थे, ये आपको नोट्स में मिल जाएगा, ठीक है। और देखिए इसमें बहुत सारे जैसे पारसी नेता एकमात्र पीएच मोदी थे, आपको बताया कि साम्यवादी नेता लाहरी साहब थे, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन पूछता है कि इस चुनाव के बाद, ठीक है, लड़वाने के माध्यम से कही एक मतलब कि यूरोपीय वासी थे, ब्रिटेनिश थे, मतलब कि ब्रिटिश थे, उन्होंने कहा कि कांग्रेस ही, ठीक ना, कांग्रेस ही भारत है, अब भारत ही कांग्रेस है। बताइए कौन कहा था, तो ऑस्टिन साहब, ठीक है। कहीं ना कहीं ग्रेडविन ऑस्टिन इनका पूरा नाम हुआ, आपको नोट्स में मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस सब बात को बोल के भी ब्रिटिश दल को मतलब भड़काया गया और विभाजन में ये सब बात भी वहाँ पे बहुत मायने रखा। अब देखिए कि बहुत सारा ऐसा मतलब सिचुएशन हुआ कि चुनाव के बाद विभाजन हो गया। अब देखिए अब हम भारत के, अब तो विभाजन हो गया, भारत को हम समझेंगे कैसे संविधान हुआ क्या हुआ। तो देखिए आप लोग सुने होंगे कि भारत में सर्वप्रथम संविधान सभा का बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ, ठीक है। कब हुआ, देखिए हम इधर देखते हैं, संविधान सभा की बैठक, आपको दिख रहा होगा आशा करते हैं, शायद ऊपर लिखा गया है, यहाँ पे लिखा है संविधान सभा की बैठक। अब देखिए भारत के मतलब उद्देश्य समझते हैं कि भारत में देखिए जैसे संविधान सभा में क्या काम हो रहा था, संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का बैठक हुआ। तो वहाँ पे लोग बैठे, ठीक है, दिल्ली में एक था केंद्रीय, मतलब उसको हॉल कह सकते हैं, केंद्रीय लिए विधानसभा कह सकते हैं केंद्रीय, तो उसमें बैठक हुआ। तो ये कब की बात है, 1946 की बात है। तो सर्वप्रथम बैठक किस दिन हुआ, 9 दिसंबर 1946 को। बहुत सारा क्वेश्चन बनता है कि इस संविधान सभा में कितनी महिलाएं थे, तो टोटल 15 महिलाएं थे। उसमें से प्रथम बैठक में कितनी महिलाओं ने भाग लिया, 10 महिलाओं ने। लास्ट दिन यानी कि 26 नवंबर 1949 को जब हमारा संविधान को अंगीकार किया गया, ठीक है, उस दिन कितनी महिलाओं ने हस्ताक्षर किया, तो 8 महिलाओं ने हस्ताक्षर किया। बहुत सारा आप पूछे मतलब आगे पर आप बताया भी है कि संविधान को किन्होंने लिखा, कितना पेज में लिखा वगैरह वगैरह, ठीक है। तो हम आगे समझते हैं कि 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुआ, ठीक है। अब देखिए 2 चीज समझिएगा, एक वो आप लोग समझते होंगे सत्र, एक समझते होंगे बैठक। इसमें क्या अंतर है, डिफरेंस बिटवीन सत्र एंड बैठक, ओके। सत्र माने इसको सेशन बोलते हैं, ठीक है। अब समझिए बात को, सत्र ऐसा आप समझ सकते हैं कि एक सत्र में मान के चलिए किसी चीज पर चर्चा होना हुआ, तो एक सत्र में बहुत सारे बैठक
होते होते थे। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि हमारे संविधान सभा के निर्माण में कुल कितने बैठक हुए, तो 167। कहीं कहीं आप लोग 166 देख सकते हैं, क्योंकि वो 24 जनवरी 1950 को जो लास्ट बैठक हुआ था उसको वो कैलकुलेट नहीं करते थे, लेकिन नहीं, उसको कैलकुलेट करके ही मतलब कि गिनना चाहिए। इसलिए टोटल बैठक कितना हुआ 167, लेकिन सत्र कितना हुए 12। ठीक है, यानी कि समझिए, तो प्रथम जब हुआ 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक भी हुआ और प्रथम सत्र भी हुआ। तो सबसे पहले सत्र हुआ, सत्र में पारित हुआ कि क्या क्या हुआ, सत्र के अंदर में बैठक हुआ। तो देखिए सत्र में प्रथम सत्र में टोटल 211 व्यक्ति भाग लिए। ठीक है, सत्र में तो भाग लिए 211 व्यक्ति, लेकिन इनमें से 4 व्यक्ति चले गए थे। तो इसलिए पूछे प्रथम बैठक में भाग, तो 208 व्यक्ति। कभी भी ये चीज गौर कीजिएगा, दोनों 9 ही दिसंबर 1946 को हुआ था, इसलिए पूछे कि प्रथम सत्र में कितने व्यक्ति बैठे थे, तो 211, फिर 4 व्यक्ति चले गए, इसलिए प्रथम सत्र के प्रथम बैठक या फिर डायरेक्टली प्रथम बैठक में कितने व्यक्ति बैठे थे 208। अब पूछेगा कितना बजे बैठे थे, तो 11 AM पर बैठे थे। इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है समय, क्योंकि आज भी 11 AM यानी 11 बजे ही मतलब संविधान सभा में बैठक होती है, जिसको कि पार्लियामेंट बोलते हैं। समझ रहे हैं ना, तो यहाँ पर ही हम लोग समझ गए। अब इसको में हम थोड़ा सा अंदर जाते हैं और ये चीज समझते हैं कि 9 दिसंबर को प्रथम बैठक में हुआ क्या था। तो 9 दिसंबर 1946, ठीक है, प्रथम बैठक में क्या हुआ। देखिए प्रथम बैठक में जो भी लोग चुनाव जीत के, मतलब चुनाव तो हुआ था 296 पर। ठीक है, ठीक है, इंडिया में कितने रह गए, और ये तो बताया नहीं पाकिस्तान में कितना गया, इंडिया में कितना गया। ठीक है, अच्छा वो चीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे 9 दिसंबर 1946 का जब बैठक हुआ, ठीक है, तो इसमें एक अध्यक्ष का कोई मतलब चुनाव ना तो हुआ था ना, उसी में से अध्यक्ष को चुनना था। तो उस दिन सभी लोगों ने विचार किया कि सबसे वरिष्ठतम जो भी व्यक्ति हैं उनको अध्यक्ष चुन लिया जाए। तो वो अस्थायी अध्यक्ष हुए थे, क्योंकि मतलब बढ़िया से सब विचार नहीं किए थे, बस फर्स्ट बैठक था। तो लोग सच्चिदानंद सिन्हा का आप लोग नाम सुने होंगे, सच्चिदानंद सिन्हा, इनको प्रथम अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। फिर देखिए 11 दिसंबर का बैठक हुआ, ठीक है, इसमें राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। अब इसको में आप लोग आगे पढ़िएगा कि बहुत सारा समिति बना, जैसे प्रारूप समिति बना। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट समिति था जिसमें कुल 7 सदस्य थे। भीमराव अम्बेडकर उनके अध्यक्ष थे, साथ में और भी बहुत सारे 6 सदस्य थे, उसमें से एकमात्र कांग्रेसी थे। और कौन सदस्य की मृत्यु हो गई, कौन सदस्य त्याग पत्र दे दिए, तो ये सब हम कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही रहता है, और बाकी आप लोग पीडीएफ में देख लीजिएगा। देखिए ये मेरा हाथ से बनाया हुआ पीडीएफ है, इसको हम डाल देंगे, इसमें सारा चीज़ आपको मिल जाएगा। ठीक है, और हम जितना बताते हैं वो भी रहेगा। आप इस पीडीएफ से आप अपना हैंड रिटन नोट से बना सकते हैं। डीप में है, लेकिन आप लोग को समान बिहार एसएससी के लिए या फिर एसएससी जीडी या फिर किसी भी मतलब एसएससी तक के कोई भी एग्जाम के लिए जो बताते हैं उतना काफ़ी है। लेकिन आप मेरे नोट से अच्छा से पढ़िएगा, ताकि डीप में पढ़िएगा। उतना बता पाना संभव नहीं है। बाकी जो भी चीज़ बचा, देखिए हमारे पढ़ाने का उतना तरीका नहीं है, इसीलिए हो सकता है कभी कभी हम कुछ चीज़ों को जो पहले बताना चाहिए था थोड़ा बाद में बता दें, थोड़ा बाद वाला को पहले बता दें। इसीलिए आप लोग गौर नहीं कीजिएगा, धीरे धीरे हमारी आदत हो जाएगी और हम सारा चीज़ सही करते हैं। तो फिलहाल के लिए आप लोग इतना। जय हिंद, जय भारत, और अच्छा से पढ़ाई कीजिए। बाकी डाउट हो पूछिए।